नमस्कार। आज हम आपका अध्याय 9 आनुवांशिकता एवं जैव विकास कक्षा 10वीं को पढ़ेंगे और समझेंगे। इस पाठ को शुरू करने से पहले कुछ परिभाषाएं हैं जिनका आपको ज्ञान होना चाहिए, तो पहले उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो इस पाठ का मूल आधार है शब्द जीन, जिसकी जो है मेंडल ने जीन को कारक तथा फैक्टर के नाम से कहा था, लेकिन जीन असल में है क्या? अनुवांशिकता की एक इकाई है। ठीक है। उसके बाद हम बोलते हैं युग्मी विकल्पी, अलील इंग्लिश में कहा जाता है। विकल्पी विपरीत लक्षणों के सांकेतिक जोड़ों को युग्म विकल्पी अलील कहा जाता है। विपरीत लक्षणों के सांकेतिक जोड़े जो आपस में उनके बनते हैं, ये एक ही जीन के थोड़ा सा भिन्न रूप हो सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, लंबाई के लिए कैपिटल टी स्मॉल टी एक ही जीन है, लेकिन इनके भिन्न रूप है, तो इनको एलील बोला जाता है। ये दो तरह से हम इनको विभाजित कर सकते हैं, विषम युग्मजी हेट्रोजाइगस कंडीशन या सम युग्मजी होमोजाइगस। सम के अंदर क्या होता है कि दोनों जो एलील हैं जीन के वो एक जैसे होंगे, या तो कैपिटल टी होंगे या स्मॉल टी। विषम के अंदर एक कैपिटल है तो एक स्मॉल है। उसके बाद जो जीन अपने आप को पहली पीढ़ी के अंदर प्रदर्शित कर पाती है उसको प्रभाविता या डोमिनेंस कहा जाता है, और जो नहीं कर पाती वो अप्रभावी कहलाती है। आगे कुछ और परिभाषाएं देखते हैं। उससे पहले हम जान लेते हैं कि असल में ये जीन जो हम शब्द बोल रहे हैं ये कहाँ से आया। जो हमारी कोशिका का जो केंद्रक होता है उसके अंदर होते हैं हमारे गुणसूत्र, क्रोमोसोम, और वो किसके बने होते हैं? डीएनए के। और जीन क्या है? इसी डीएनए का एक हिस्सा होता है। जीन प्ररूप, इसका मतलब क्या है कि जो भी आपका आधार है किसी भी लक्षण के लिए, उसके अंदर कौन सी जीन है जिसकी वजह से वो लक्षण आया है, वो उसका जीन प्ररूप या जीनोटाइप कहा जाता है। दृश्य प्ररूप का मतलब बाहर से दिखने में कैसा है। जैसे कि कोई लंबा पौधा है, छोटा पौधा है, हमें ये नहीं पता कि कौन सी जीन की वजह से बना, लेकिन हम बाहर से देख के बता रहे हैं। उसके बाद सूक्ष्म विकास और स्पीसीज जो है इस बार आपके कोर्स से हट गए हैं। गुणसूत्र, धागे जैसी संरचनाएं जो कोशिका के केंद्र में पाई जाती हैं, जिसमें कोशिका की आनुवांशिक सूचना होती है, ये अभी हम आगे भी देखेंगे। और डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल ये गुणसूत्र में ही उपस्थित होता है। तो बहुत कम ही परिभाषाएं जो है आपको ध्यान रखनी है। ये आ गया हमारा वापस से क्रोमोसोम, जिसको हम कह रहे थे धागे नुमी संरचनाएं। आप देख सकते हो कैसे ये धागे जैसी संरचनाएं हैं जो इकट्ठी होके जो है क्रोमोसोम बनाती हैं। तो क्रोमोसोम क्या है? एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, धागे जैसा स्ट्रक्चर है डीएनए का। ठीक है। और ये आनुवांशिकता मतलब जो है हमारी इंफॉर्मेशन लेके जाता है, और जीन क्या होता है? इसी डीएनए का हिस्सा होता है, और ये सब जो है कोशिका के केंद्रक में उपस्थित होते हैं। अनुवांशिकी, अनुवांशिकता या वंशागति विभिन्न लक्षणों को पूर्ण विश्वसनीयता के साथ वंशागत होना, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना, विश्वसनीयता के साथ वंशागत होना, उसको अनुवांशिकी कहते हैं। इसके अंदर हम अध्ययन करेंगे विभिन्नता और विविधता का। यह जनक और संतति के लक्षणों की असमानता की व्यवस्था है। अगला है, दो तरह की विभिन्नताएं होती हैं। एक सोमेटिक शारीरिक कोशिका विभिन्नता, सोमेटिक वेरिएशन, जनन कोशिका विभिन्नता, ये आपका गेमेटिक वेरिएशन। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। शारीरिक कोशिका में जितनी भी विभिन्नताएं होती हैं वो कभी भी अगली पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होती हैं, ध्यान रखना है हमें। और ये जैव विकास में सहायक भी नहीं होती हैं, ये उसी पीढ़ी में ख़त्म हो जाती हैं। इसलिए इनको हम उपार्जित लक्षण भी कह सकते हैं। जैसे कानों को आपने छेद करवा लिया, आपके जो बच्चे होंगे उनको दोबारा से कान में छेद करवाना पड़ेगा। कुत्तों में अगर आप पूंछ काट देते तो ऐसा नहीं है कि अगले जो जनरेशन में जो कुत्ते आएंगे उनकी पूंछ कटी हुई होगी। तो शारीरिक कोशिका में जो विभिन्नता होती है वो अगली पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होती, जबकि जनन कोशिकाओं में जो विभिन्नता आएंगी वो अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होंगी और जैव विकास में भी सहायक होगी। जैसे अगर एक किसी के बालों के रंग का कलर है तो उसके परिवार में कहीं ना कहीं से वो आया होगा। किसी की लंबाई बहुत अधिक है या कम है तो भी वो परिवार में कहीं ना कहीं से आई होगी। तो ये अनुवांशिक लक्षण भी कहा जाता है इनको। जनन के दौरान विभिन्नताओं का संचय जो होता है उसकी अगर हम बात करें तो दो तरह के जनन प्रक्रिया हैं, अलैंगिक और लैंगिक जनन। लेकिन लैंगिक जनन के सापेक्ष में अलैंगिक में विभिन्नताएं बहुत ही कम होती हैं, क्योंकि
यहाँ पे जब डीएनए अपनी प्रतिकृति बनाता है तो वहाँ पे न्यून मतलब बहुत कम त्रुटियों के कारण जो है प्रतिकृति तैयार होती है, तो उसमें विभिन्नताएं आने का सवाल ही नहीं होता। जबकि यहाँ पे लैंगिक जनन के अंदर क्रॉस संकरण के द्वारा या गुणसूत्र क्रोमोसोम्स के वियोजन द्वारा या म्यूटेशन उत्परिवर्तन के द्वारा विभिन्नताएं अधिक आती हैं, तो इसलिए जो है लैंगिक जनन के द्वारा विभिन्नताओं आने के आसार बहुत अधिक होते हैं। क्या इस विभिन्नता के लाभ हैं? बिल्कुल है। विभिन्नता हमें प्रकृति की विविधता के आधार पर जो है लाभ प्रदान करती है। जैसे कि अगर कोई उष्णता को सहन करने की क्षमता वाले जीवाणु में आ जाए तो वो अधिक उष्ण वाले जगह पे आराम से रह सकता है, उसका जीवन काल वहाँ पे अधिक होगा। तो ये पर्यावरण जो कारक है वो उत्तम परिवर्तन या चयन जैव प्रक्रम का आधार तय करते हैं कि कौन रहेगा और कौन जाएगा। स्वतंत्र एवं जुड़े कर्णपल मानव समिष्टि में जाने वाले दो परिवर्तन हैं। आपने देखा होगा कि किसी के कान जो है नीचे से जुड़े होते हैं, किसी के जो है फ्री होते हैं, तो ये दोनों जो है परिवर्तन के ही कारण है, परिवर्त है। अब ये जितना भी काम हम जो पढ़ेंगे वो सब जो है मेंडल एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने किया था। मेंडल ने ही वंशागत के कुछ मुख्य नियम प्रस्तुत किए थे। तो उन पे जाने से पहले उन्होंने एक मटर के पौधे का चुनाव किया और उसमें 7 विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया जो स्थूल रूप से दिखाई दे रहे हैं, मतलब आराम से दिखाई दे रहे हैं। पहला लक्षण था कि बीज का आकार उन्होंने देखा या तो गोल होता है या झुर्रीदार। बीज के रंग की बात करें तो उन्होंने कहा या तो पीला रंग होगा या हरा रंग होगा, और ये सारे जो है आराम से दिख रहे थे। फूलों का रंग या तो बैंगनी होता था या सफ़ेद होता था। फली का आकार देखें तो या तो फली फूली हुई है या सुकड़ी हुई है। तो ये जितने भी उन्होंने लक्षण चुने, 7 लक्षण, वो बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत और बड़ी आसानी से नज़र आ रहे थे। फली का रंग हमने अभी जैसे बात की, हरा है या पीला है। पुष्प की स्थिति अक्षीय है या अंत्य है, अंदर की तरफ है या बाहर की तरफ है। तने की ऊंचाई लंबी है या बौना है। तो मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए मटर के पौधे के विपर्यास विशेषकों के साथ जोड़े हैं ये। लेकिन प्रश्न आता है कि मेंडल द्वारा मटर के पौधे का ही चुनाव क्यों किया गया। तो पहला पॉइंट इसके अंदर है कि मटर के पौधे में विपर्यासी विकल्प लक्षण स्थूल रूप से दिखाई देते हैं, आसानी से दिखाई देते हैं। दूसरा, मटर के पौधे का जीवन काल बहुत छोटा होता है। आराम से आप 2-3 महीने में आपको जो है इसकी अलग संतति मिल जाती है, तो आपको जो रिजल्ट चाहिए वो दिख भी जाते हैं। उसके बाद इनके अंदर स्वपरागण और आप जो है पर परागण भी कराया जा सकता है, और एक ही पीढ़ी में बहुत अधिक आपको बीज उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे कि आपका जो रिजल्ट है वो आप आराम से जांच कर सकते हैं। इन्होंने सबसे पहले किया एकल संकरण। एकल संकरण के अंदर कहा जाता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जिसमें जो है एक जोड़ी विकल्पी लक्षणों के मध्य क्रॉस संकरण को एकल संकरण कहा जाता है। सिर्फ एक जोड़ी, मतलब हमने एक लक्षण देखा, या तो पौधा लंबा है या बोना है, तो उन्होंने एक लंबा पौधा लिया और एक बोना पौधा, जो कि अपने इस लक्षण के लिए बिल्कुल प्योर लाइन हम कह सकते हैं कि भाई इसका जो बीज आगे जब भी उगाया जाएगा तो लंबा ही मिलेगा, और अगर इसका बीज आगे उगाया जाएगा तो हमेशा छोटा ही मिलेगा। इनके फिर जो है ये हमारे पेरेंट हो गए 1 और पेरेंट 2। इनके बीच में जो हमने परागण करवाया, तो हमें ये युग्मक के द्वारा जब हम क्रॉस करते हैं तो जो पहली संतति मिली F1 जनरेशन, हम देखेंगे कि सारे के सारे हमें लंबे पौधे मिले। तो ये कहाँ गया? तो उन्होंने क्या किया, इसको जो है वापस से जो सभी लंबे पौधे मिले थे इन्हीं में आपस में स्व परागण करवा दिया। तो उन्होंने एक अलग ही निष्कर्ष पे पहुंचे इसके द्वारा जब वो F2 संतति में गए। तो सबसे पहले हम अवलोकन कर लेते हैं। प्रथम संतति के अंदर सभी पौधे लंबे थे। दूसरी संतति जो थी उसमें 3/4 लंबे पौधे और 1/4 छोटे पौधे थे। अगर फिनोटाइप बाहर से देखने की बात करें तो हमें जो रेशियो मिला वो क्या मिला, 3/1, 3 लंबे 1 बोना। और अगर जीनोटाइप की बात करें तो हमें जो रेशियो मिला वो मिला 1:2:1। एक मतलब जिसमें कि लंबाई के लिए दोनों बड़े जीन थे। 2 ऐसे थे जिनके अंदर लंबाई के लिए हमें छोटे मिले, और एक ऐसा जिसमें बिल्कुल छोटे मिले। निष्कर्ष की अगर हम बात करें तो कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों लंबे पौधे, यद्यपि ये बोना पौधा था। ये देखा हमने कि अगर एक कैपिटल टी
प्रति पौधे में लंबा बनाने के लिए पर्याप्त है, जबकि बोना बनाने के लिए दोनों छोटी टी होना चाहिए। तो टी यहाँ पे जो है कैपिटल टी प्रभावी लक्षण कहलाएगा और स्मॉल टी क्या हो गया, अप्रभावी लक्षण। फिर उन्होंने दो लक्षण एक साथ लिए, द्विसंकरण करा के देखा। द्विसंकरण में उन्होंने देखा कि जो बीज ज़्यादातर गोल है वो पीले रंग के होते हैं और जो बीज झुर्रीदार है वो हरे रंग के होते हैं। तो जब इनके बीच में आपस में उन्होंने जो है वो आपस में क्रॉस करवाया, तो प्रथम जनरेशन में उन्होंने देखा कि सारे के सारे पौधे जो हैं गोल हैं और पीले हैं। फिर उन्होंने स्वपरागण करा दिया इसका इसी तरह के एक पौधे के साथ में, तो उन्होंने पाया कि एक अलग सा ही रेशो मिल गया हमें। तो इसमें देखेंगे हम जो रेशो मिला वो क्या था, द्विसंकरण के अंदर दो जोड़े विपरीत विषुव भिन्न जैसे बीज का रंग भी उसमें उपस्थित थे। सबसे अधिक जो है गोल और पीले बीज मिले 9, गोल और हरे बीज मिले 3, फिर झुर्रीदार और पीले बीज 3 और झुर्रीदार और हरे बीज 1। तो हमें ये जो 6 इसमें नए तरह के बीज मिले, इस तरह के और इस तरह के हमने क्रॉस करवाए थे उनके बीच में। तो इससे ये पता चला कि दो अलग अलग को लक्षण जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े नहीं होते, वह स्वतंत्र वंशानुगति करते हैं। जैसे इसमें हम ये नहीं कह सकते कि गोल जो है हमेशा पीला ही होगा, गोल हरे भी हो सकते हैं, और ये भी नहीं कह सकते कि झुर्रीदार हमेशा जो है हरे ही होंगे, वो पीले भी हो सकते हैं। तो कभी भी दो लक्षण एक के साथ जुड़े हुए नहीं थे। फिर उसके बाद प्रश्न आता है कि जो भी लक्षण किसी भी चीज़ में जब जाते हैं तो वो अपने आप को व्यक्त कैसे करते हैं। जब कोशिका के अंदर जो डीएनए है, डीएनए हमने अभी बात की थी कि डीएनए का एक भाग होता है जीन। जीन क्या है, एक रचनात्मक और एक क्रियात्मक इकाई है। तो ये जीन ही जो है वो क्या है, सूचना का स्रोत है। इससे सूचना जाएगी तो हमारा शरीर उसके आधार पे प्रोटीन को संश्लेषित करेगा और ये प्रोटीन हमारे अलग अलग लक्षणों में हमें अभिव्यक्त होंगे, चाहे वो एंजाइम की फॉर्म में हो और हार्मोन की फॉर्म में। अगर आप एंजाइम और हार्मोन की भी परिभाषा पढ़ोगे तो आप यही पढ़ोगे कि प्रोटीन होते हैं। अब जैसे कि जीन टी प्रभावी लक्षण है, तो एंजाइम का दक्षता से कार्य करना होगा। पर्याप्त मात्रा में जो है लंबी हाइट के जो है उसमें एंजाइम बाहर निकलेंगे तो पौधा लंबा होगा। जिसके अंदर छोटी टी जीन गई वो अप्रभावी लक्षण है, वहाँ पे हाइट बढ़ाने के एंजाइम जो चाहिए वो कम निकलेंगे या हार्मोन कम निकलेंगे, जिसकी वजह से पौधा बोना हो जाएगा। तो इस तरह से ये अपने आप को जो है प्रदर्शित करता है कोई भी लक्षण जब उसके अंदर उसकी जीन जाती है। अब आता है लिंग निर्धारण। लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी कार्य की बात करें तो कुछ प्राणियों में लिंग निर्धारण अंडे के ऊष्मान ताप पर भी निर्भर करता है। जैसे कि घोंघा, मतलब तापमान के आधार पे पता चलेगा कि मेल बनेगी या फीमेल बनेगी। लेकिन मनुष्य या और कई सारे जानवरों में लिंग निर्धारण के लिए जो है अलग अलग गुणसूत्र होते हैं। जैसे कि अगर मादा बनना है तो 2 XX जुड़ेंगे और नर बनना है तो 1 X 1 Y जुड़ेंगे। तो मनुष्य के अंदर लिंग निर्धारण कैसे होता है ये देखते हैं। मानव में लिंग निर्धारण की जब बात आती है तो यहाँ पे नर के अंदर हमारे गुणसूत्र टोटल कितने होते हैं, 23 होते हैं। लेकिन नर और मादा दोनों में जो 22 गुणसूत्र हैं वो एक जैसे होते हैं। और उसमें फिर ये हमारा हो गया XY नर के अंदर और मादा के अंदर XX। तो हम XY और XX को जब युग्मक ये बन गए तो पूरा 50-50% चांस होता है कि या तो नर हो या मादा हो। तो ये किस पे निर्भर कर रहा है कि ये हमारे नर पे निर्भर करता है कि होने वाला बच्चा जो है वो नर होगा या मादा होगा, क्योंकि मादा के पास तो सिर्फ XX ही क्रोमोसोम है। तो इसलिए जो है Y गुणसूत्र जो है वंशागत अगर होता है तो वो लड़का होगा और अगर X गुणसूत्र जाता है तो वो लड़की होगी। तो इसको देखने के लिए धन्यवाद।